गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग, कला, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस स्वर्ण युग की नींव रखी गई थी लहू से, तलवारों की टकराहट से और विश्वासघात से। क्या कोई जानता है कि समुद्रगुप्त की असली ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी निर्दयी रणनीति? क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सच में शक क्षत्रपों को पराजित किया था, या यह एक ऐसी कहानी थी जिसे कभी उजागर नहीं किया गया और रातों रात शक क्षत्रपों को धरती से उनका नामो निशान मिटा दिया गया हमेशा हमेशा? और स्कंदगुप्त, वह अंतिम योद्धा जिसने होड़ों को रोकने के लिए अपने ही लोगों की बलि दे दी। क्या यह एक वीरता थी या अंतिम समय में लिया गया एक ऐसा फैसला जो साम्राज्य के अंत का कारण बना? जय हिंद दोस्तों, मैं जय चौहान और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इतिहास के उन महावीर, उन शूरवीरों के बारे में जिनका इतिहास कभी रक्त रंजित तलवारों से लिखा गया था, लेकिन कभी भी प्रत्यक्ष रूप से खुल करके हमारे सामने नहीं आया। तो इससे पहले आप वीडियो में पूरी तरीके से खो जाएं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों में केवल वही राजा दर्ज होते हैं जो तलवार उठाते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वह होते हैं जो बिना शोर किए साम्राज्य की नींव रख देते हैं। गुप्त वंश की कहानी केवल एक राजवंश की नहीं बल्कि एक रहस्य, एक रणनीति और एक ऐसी ताकत की है जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। तीसरी शताब्दी का भारत, एक ऐसा समय जब शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था और हर तरफ सत्ता संघर्ष की लहरें उठ रही। उत्तर में कुषाण अपनी पकड़ बनाए हुए थे, जिनका प्रमुख शासक कनिष्क कभी सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। पश्चिम में शक क्षत्रप राज कर रहे थे, जो कभी सिकंदर के वंशजों से जुड़े थे, और दक्षिण में पल्लव और वाकाटक अपने अपने राज्यों को मजबूत कर रहे थे। मध्य भारत और गंगा के मैदानी इलाकों में छोटे छोटे गणराज्य अस्तित्व में थे, जिनमें लिच्छवी और नागवंशीय भी शामिल। यह वह समय था जब कोई भी राजा अकेले पूरे भारत पर राज करने की कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन तभी इतिहास के अंधेरे कोनों से एक नया नाम उभरने लगा, गुप्त वंश। इतिहास में गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त का नाम दर्ज है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। कुछ सिद्धांत यह बताते हैं कि गुप्त वंश असल में एक व्यापारी परिवार से आया था, इसने राजनीतिक अवसरों का फायदा उठाकर सत्ता हथिया ली। और कुछ लोग इसे एक रहस्यमय योद्धा वंश मानते हैं जो अज्ञात रूप से बढ़ता गया और अचानक पूरे भारत को नियंत्रित करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर श्रीगुप्त इतना साधारण राजा था तो कैसे उसने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, श्रीगुप्त का तरीका अलग था। उसने प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए छोटे छोटे राज्यों को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेना शुरू किया। तलवार से युद्ध जीत सकते हो, लेकिन राजनीति से पूरे साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सकता है। उसने अपने पड़ोसी राज्यों से शांति संध्या की और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे उसकी आर्थिक शक्ति और मजबूत हुई। उसने अपनी सेना को संगठित किया, लेकिन खुले तौर पर आक्रमण करने के बजाय रणनीति से अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने पुत्र को इस महायुद्ध, इस महासमर का एक महान योद्धा बना करके तैयार किया। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने सत्ता संभाली, लेकिन उसने केवल अपने पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरे भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। उस समय लिच्छवी एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था जो कभी मगध के सम्राटों को भी चुनौती दे चुका, लेकिन चंद्रगुप्त ने इनसे लड़ने के बजाय, इन पर तलवार उठाने के बजाय विवाह को ही हथियार बना लिया। कहा जाता है जब दुश्मन को हराना कठिन हो तो उससे प्यार से अपना लो। लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने के बाद चंद्रगुप्त को सीधे लिच्छवी साम्राज्य का समर्थन प्राप्त हुआ, जो एक बड़ी सैन्य और राजनीतिक शक्ति थी। इस विवाह से उसे आर्थिक समृद्धि एक नए स्तर पर ले जाकर के खड़ी करती थी। उत्तरी भारत में विस्तार करने की एक सीधी राह मिल गई उसे लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से शादी करने के बाद। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होता है। अब जब लिच्छवी का समर्थन मिल चुका था, तब चंद्रगुप्त ने सीधे युद्ध का रास्ता अपनाया। उसने छोटे छोटे राज्यों को एक एक करके कुचलना शुरू किया। मगध, प्रयाग और साकेत, जिसे आज अयोध्या कहा जाता है, उसको रौंद डाला उसने और एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन सबसे बड़ी चाल तब चली जब उसने खुद को महाराजा धीराज घोषित कर दिया। अब यह केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य पूरी तरह स्थापित हो चुका था, लेकिन क्या यह सत्ता इतनी आसानी से बनी रही? इतिहास में बहुत कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन कुछ संकेत बताते हैं कि चंद्रगुप्त के शासन के दौरान कुछ गुप्त षड्यंत्र भी हुए। कुछ अभिलेखों में लिखा है कि गुप्त दरबार में किसी ने राजा के खिलाफ साजिश रची थी। यह भी कहा जाता है कि कुछ शक्तिशाली राज्य, खासकर नागवंशीय राजा, गुप्तों के विस्तार से खुश नहीं थे और उन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन जो भी हो, चंद्रगुप्त ने हर साजिश को कुचल दिया और गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। रात के अंधेरे में गुप्त राजमहल के
विशाल द्वार भारी सुरक्षा में बंधे थे, लेकिन भीतर एक और ही हलचल थी। चंद्रगुप्त प्रथम की अंतिम सांसें चल रही थी और राजगद्दी पर बैठने के लिए कई आंखें जल रही थी। राजगद्दी का असली हकदार वही होगा जो इसे बचा सके। यह अंतिम शब्द थे महान सम्राट चंद्रगुप्त के, जो अनंत शांति की ओर बढ़ चले थे। लेकिन इस शांति से बहुत दूर अशांति का बीज बोया जा चुका था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के साथ ही महल में बगावत की चिंगारी भड़क। समुद्रगुप्त की ताकत और युद्ध कौशल से दरबारी भयभीत थे, लेकिन उसका भाई कचा, जो खुद को असली उत्तराधिकारी मानता था, उसे सत्ता से हटाने की पूरी तैयारी कर चुका था। एक रात जब समुद्रगुप्त अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ रणनीति बना रहा था, तभी महल के द्वारों पर भयंकर शोर उठा। कचा और उसके सैनिकों ने महल के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन समुद्रगुप्त की तलवार बिजली की तरह चमक। रक्त रंजित महल में तलवारें टकराई। आधी रात तक युद्ध चला। सुबह होते ही सिंहासन के सामने सिर कटे पड़े हुए थे। समुद्रगुप्त ने न केवल अपने भाई को हराया, बल्कि उसके सभी समर्थकों को भी खत्म कर दिया। गुप्त साम्राज्य का असली सम्राट अब अपनी गद्दी पर बैठ चुका था। समुद्रगुप्त ने जब गद्दी संभाली, तब उसे सिर्फ एक सिंहासन नहीं, बल्कि चुनौतियों से भरा रण क्षेत्र मिला। उसके चारों ओर दुश्मन की परछाइयां थे, कुछ सामने, कुछ छिपे हुए और कुछ वो जिनका इंतजार सिर्फ सही समय का था। उसके गद्दी पर बैठते ही युद्ध का पहला बिगुल फूंक दिया गया। राजा होने के लिए जन्म लिया है या सिर्फ बैठकर आदेश देने के लिए? दुश्मनों की यह चुनौती समुद्रगुप्त के कानों तक पहुंची। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी यह मुस्कान सिर्फ शांति की नहीं, एक तूफान की थी। वात्सल्य, मालव, अवधेय, अर्जुनायन, मद्रक, ये सभी भारत के वह राज्य थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि अब कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि युद्ध के लिए जन्मा एक योद्धा राजगद्दी पर बैठा था। रात के तीसरी पहर जब पूरा नगर सोया हुआ था, तब उसकी सेना चुपचाप आगे बढ़ी। तलवारें निकाली जा चुकी थी, घोड़े अपने खुरों से जमीन को रौंद रहे थे और सैनिक की सांसें भारी हो रही। युद्ध होगा और हम जीतेंगे। भोर होते होते रक्त से सना मैदान एक ही बात कह रहा था। गुप्त सम्राट अब आर्यावर्त का निर्विवाद विजेता था। उत्तर भारत में विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त को दक्षिण से एक संदेश मिला। अगर तुम इतने ही महान योद्धा हो तो आकर दिखाओ, यह भूमि तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए बनी है। यह चुनौती समुद्रगुप्त के कानों में आग की तरह पहुंची। वह रुका नहीं, अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया। रास्ता आसान नहीं था, विशाल जंगल, खतरनाक पहाड़ और रास्ते में छिपे हुए दुश्मन। लेकिन समुद्रगुप्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। कांची के पल्लव राजा विष्णु गोपाल, अवंती के नागसेन, कौशल के महेंद्र, एक के बाद एक करके सभी झुकते चले गए। लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। रात के समय जब उसकी सेना आराम कर रही थी, तभी दुश्मनों ने हमला बोल दिया। तीरों की बौछार हुई, तलवारें चमक उठी और सैनिक एक एक कर गिरने लगे। समुद्रगुप्त खुद युद्ध में कूद पड़ा। उसने अपनी तलवार से 4 सैनिकों को एक ही वार में काट दिखाया। चारों ओर सिर्फ चीखे थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी आंखों में आग थी और वह तब तक नहीं रुका जब तक आखिरी दुश्मन की सांसें बंद नहीं हो गई। मैं सिर्फ जीतने के लिए युद्ध नहीं करता, मैं इतिहास लिखने के लिए लड़ता हूँ। क्या समुद्रगुप्त, जिसने उत्तर और दक्षिण भारत को जीत लिया था, शक और क्षत्रपों के आगे झुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि जब समुद्रगुप्त ने अपनी सेना को पश्चिम की ओर मोड़ा, तो उसी समय क्षत्रपों का अंत सुनिश्चित हो गया था। कौन थे ये क्षत्रप जिनसे चंद्रगुप्त टकराया? इसको समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि क्षत्रप शब्द का अर्थ है राज्यपाल या शासक। ये लोग कभी शक सम्राटों के अधीन थे, लेकिन समय के साथ वे स्वतंत्र शासक बन गए और पश्चिम और मध्य भारत पर शासन करने लगे। पश्चिमी क्षत्रप का साम्राज्य गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला। इनका सबसे प्रसिद्ध राजा था रुद्रसेन द्वितीय, जिसने समुद्रगुप्त के सामने चुनौती खड़ी की। अगर समुद्रगुप्त इन क्षत्रपों को हरा देता तो संपूर्ण भारत उसकी मुट्ठी में आ जाता। गुप्त सेना का परचम पूर्व और दक्षिण में लहरा चुका था। अब लक्ष्य था पश्चिम। समुद्रगुप्त ने अपनी सेना को संगठित किया और पश्चिमी क्षत्रपों के खिलाफ एक विशाल युद्ध का ऐलान किया। रुद्रसेन द्वितीय और अन्य क्षत्रपों को अब या तो झुकना था या तो मिट जाना। युद्ध का मैदान और क्षत्रपों के किले युद्ध के लिए तैयार थे। दोनों ओर से हजारों सैनिक युद्ध के लिए खड़े थे। एक ओर समुद्रगुप्त की गुप्त सेना और दूसरी ओर क्षत्रपों की शक्तिशाली सैन्य टुकड़ी। अब तय होने वाला था कि कौन इस भूमि का असली स्वामी बनेगा। गुप्त सेना ने पहला आक्रमण किया। विशाल धनुर्धारियों ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। क्षत्रपों की ओर से जवाब आया। घुड़सवार सेना ने मैदान पर हमला बोला। दोनों ओर से योद्धा गिर रहे थे, तलवारें खून से सन चुकी थी। रुद्रसेन द्वितीय ने समुद्रगुप्त के खिलाफ एक घातक योजना बनाई थी। महायुद्ध के बीच अचानक घात लगाकर हमला। रात के अंधेरे
इतने में क्षत्रपों की गुप्त सेना गुप्त सम्राट पर हमला करने को तैयार। लेकिन समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं, रणनीति का उस्ताद था। हमला करने से पहले उसने दुश्मन की चाल को भांप लिया था। जब क्षत्रपों की गुप्त सेना सामने आई, तब तक समुद्रगुप्त अपनी टुकड़ियों को नए मोर्चे पर तैनात कर चुका था। युद्ध का रुख देखते ही देखते पलट गया। समुद्रगुप्त की सेना ने दुश्मन को घेर लिया और क्षत्रपों की हार तय हो गई। रुद्रसेन द्वितीय और अन्य क्षत्रप हार चुके थे। अब उन्हें समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। गुप्त वंश ने क्षत्रपों से कर वसूला और उन्हें अपने अधीन कर लिया और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब पश्चिम भारत भी गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। सीमाएं सिर्फ नक्शे बनाती हैं, लेकिन एक सच्चा सम्राट उन्हीं सीमाओं को अपनी तलवार से तय करता है। भारत में सभी राज्यों को और पूरे संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज करने के बाद समुद्रगुप्त की नजर थी अब विदेशी धरती पर। गुप्त साम्राज्य के उत्थान से पहले भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर कुषाण साम्राज्य का प्रभाव था। कुषाण शासक जो पहले भारत के कई हिस्सों पर राज करते थे, गुप्त वंश के बढ़ते प्रभुत्व से बहुत असहज थे और अपनी खोई हुई सत्ता पुनः स्थापित करना चाहते थे। लेकिन समुद्रगुप्त ने न सिर्फ कुषाणों को रोका, बल्कि उन्हें के ही इलाकों में हराने की योजना बनाई। उन्होंने पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत किले बनाए। उनकी सेना ने घातक घुड़सवारों और धनुर्धारियों का उपयोग करके कुषाणों के पैर उखाड़ दिए। कुषाणों के व्यापार मार्गों को काटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हमले किए गए। पंजाब और गांधार के युद्धों में समुद्रगुप्त ने कुषाणों की ताकत को पूरी तरह से रौंद डाला। कई कुषाण शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और उनसे मित्रता करने में ही अपनी भलाई समझी। हमें नहीं पता था कि भारत में एक ऐसा भी सम्राट है जो हमारी सेनाओं को धूल चटाने की शक्ति रखता है, और यह शक योद्धाओं की अंतिम स्वीकृति थी। शकों ने कई वर्षों तक भारत की पश्चिम सीमाओं पर अस्थिर किया था। वे मध्य एशिया और पश्चिम भारत में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे। गुजरात, राजस्थान और मालवा के क्षेत्र शकों के प्रभाव में थे। उन्होंने पहले गुजरात और राजस्थान के इलाकों में अपने गुप्तचरों को भेजा। जब शकों ने हमला करने की कोशिश की तो समुद्रगुप्त सेना पहले से ही तैयार थी। रणभूमि में गुप्त सेना ने शकों को इस कदर हराया कि उनका पूरा साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो, और इसी लगे हाथ समुद्रगुप्त ने हुड़ों का भी खात्मा कर डाला। हुड़ मध्य एशिया के सबसे खतरनाक लड़ाके वे भारत की सीमाओं पर धावा बोलने लगे थे। समुद्रगुप्त ने उनकी रणनीति समझी और खुद युद्ध में उतरा। घातक घुड़सवार और भारी सैन्य बल का उपयोग करके उन्होंने हुड़ों को बुरी तरह से पराजित किया। हुड़ों के कुछ समूहों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि बाकी भारत की सीमाओं से बाहर भाग गए। यह समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी, क्योंकि हुड़ों को रोकने में कई अन्य साम्राज्य असफल रहे थे। लेकिन यह महत्वाकांक्षी भारत का वीर सपूत योद्धा यहीं तक ही नहीं रुका। विदेशी शक्तियों के साथ सिर्फ युद्ध ही नहीं, समुद्रगुप्त ने अपनी राजनयिक नीतियों से भी अपनी शक्तियों को सिद्ध किया। श्रीलंका का राजा मेघवर्ण एक समझदार शासक था। उसने समुद्रगुप्त की शक्ति को पहचाना और उससे मित्रता करने का प्रस्ताव रखा। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के अनुरोध पर बौद्ध मठों के निर्माण में सहायता की। इससे भारत और श्रीलंका के बीच कूटनीति संबंध मजबूत हुए, और इसी के साथ दक्षिण भारत के राजाओं को अधीन करने के बाद उसने समुद्री व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापारियों के साथ संबंध स्थापित किया, और उनकी नीतियों के कारण भारत का व्यापार रोम, ग्रीस और चीन तक फैला। और यह भारत का वह समय था जब भारत का यह शासक पूरे भारत के साथ श्रीलंका और भारत के अन्य पड़ोसी देशों पर एक छत्र राज किया था। हमें गर्व होता है कि हम भारत के ऐसे वीर सपूतों की धरती पर पैदा हुए हैं, और उनका इतिहास से वंचित रहने का बेहद अफसोस रहा है। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।